दोस्तों आज के वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और विज्ञान का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट देखेंगे। इसमें जो भी एनसीईआरटी में आपके है पूरा एनसीईआरटी का इसमें निचोड़ मिलेगा। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर आप पेशेंस रखें। इस वीडियो से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप सुपर टेट या जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, हो सकता है 150-2 घंटे का भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को। इसमें दोस्तों मैंने एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन ले रखे हैं दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को अनुप्रयोग से मानव हित में, मानव के संसाधन में जो निर्माण होता है वही प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो विज्ञान का जो नियम है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों से जो मानव, ऐसे उपकरण है जो मानव के कार्य को सरल बनाए, प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, प्रौद्योगिकी को एक उदाहरण देके समझाइए। तो विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य के कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी जैसा साधन विकसित किया गया, ये भी एक प्रौद्योगिकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की जांच करने वाली जो मशीन है वो क्या है दोस्तों? उसको स्कैनर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मशीन शरीर के अंदर के भागों की जांच करने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? इसे इंडोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, जिनको नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्रम्बे, नरोला, कलपम, राणा सागर आदि स्थान पर एटॉमिक पावर स्थापित स्टेशन स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट को है क्वेश्चन, हरित क्रांति। हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नत सीड बीजों और उर्वरकों को पर्याप्त सिंचाई के माध्यम से कृषि उपजों में असीमित वृद्धि, कृषि उपज जो है उसमें वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन थे इंडिया में? तो हरित क्रांति के दोस्तों जनक थे स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़ाने के क्या कारण है? कृषि के क्षेत्र में उपज जो बढ़ रही है उसके कारण क्या है? तो उन्नत प्रकार के संशोधित बीज, मतलब हाइब्रिड बीजों का प्रयोग, यूरिया, सुपरफॉस्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं और आधुनिक कृषि उपकरणों की वजह से जो है कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में निर्मित की गई 3 मिसाइलों के नाम बताएं जो हमारे देश में निर्मित की है। तो कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे अनेकों उपयोगी और जटिल कार्यों को सफलता से और सटीक सही सॉल्व करती है। ठीक है, इंटरनेट किसे कहते हैं? टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन क्यों स्थापित किए गए जाते हैं? क्यों किए जाते हैं दोस्तों? कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो कोयले से क्या है? विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, कोयले से बिजली बनाने के लिए क्या स्थापित किए जाते हैं दोस्तों? नेशनल थर्मल नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ कहाँ है? ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि पर नेशनल थर्मल पावर स्थित है। नेक्स्ट है, जल शक्ति से विद्युत बनाने हेतु पावर स्टेशन क्यों लगाए जाते हैं?
तो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। किससे? जल से बिजली। जल से बिजली बनाने के लिए दोस्तों, जल से बिजली बनाने के लिए हाइड्रो पावर लगाए जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। और कोयले से बिजली बनाने के लिए थर्मल पावर लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जंबो जेट एयरक्राफ्ट की चाल क्या है? जो जंबो जेट एयरक्राफ्ट होता है इसकी चाल क्या है? ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक साधनों के नाम। जो संचार में होते हैं हमारे, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, कंप्यूटर आदि, ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में रोगी की जांच हेतु प्रयुक्त होने वाले उपकरण, ठीक है। तो कौन कौन? अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपिक, सीटी स्कैन और मलमूत्र एवं खून का परीक्षण आदि किए जाते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले आधुनिक संसाधनों के लिए कौन कौन से हैं? टीवी, सिनेमा, वीडियो गेम, कंप्यूटर, मोबाइल आदि, ठीक है। ये हमारे मनोरंजन के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? ये मतलब मछली के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? श्वेत क्रांति जो हमारे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? भूरी क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है दोस्तों। इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम पे जाकर स्टडी विद DS गुरुजी सर्च करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपा हुआ संदेश किस मशीन की सहायता से भेजा जाता है? तो छपा हुआ किससे? फैक्स किया जाता है दोस्तों, फैक्स मशीन के द्वारा भेजा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली 4 मशीनों के नाम लिखो जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। तो कौन सी? एक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर और इंडोस्कोप, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में 2 पारंपरिक साधन कौन से हैं? कृषि क्षेत्र में जो पारंपरिक सिंचाई के साधन है दोस्तों, तो एक ढेकुली है, दूसरा राहट है, जो सबसे पहले होते थे। ढेकुली क्या होता था? ढेकुली से दोस्तों तालाबों से सिंचाई की जाती है। तो तालाबों का पानी है वो ढेकुली द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता था। और राहट जो होते थे दोस्तों, राहट से जो होता था कुएं का पानी खेतों में पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ईमेल क्या है? तो ईमेल क्या है दोस्तों? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके माध्यम से इंटरनेट पे बैठे व्यक्ति एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज, प्रोग्राम, चलचित्र और चित्र भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संबंध क्या है? तो दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ये एक दूसरे पर ही आश्रित है, ठीक है। तो विज्ञान के जन्म से प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान दोस्तों सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा अम्ल एवं क्षार। ये जो अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपके प्रौद्योगिकी के थे, ठीक है, जो कि आपके। अब बात करते हैं अम्ल एवं क्षार से। किसे? अम्ल एवं क्षार एवं लवण। तो अम्ल दोस्तों पहले इसमें थोड़ा अम्ल किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और क्षार क्या होता है? क्षार वो होते हैं दोस्तों जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, और इनका स्पर्श जो है ना साबुन जैसा लगता है, जिनको भस्म, क्षारक या बेस कहते हैं, ठीक है दोस्तों।
अगर इसे पीएच वैल्यू में देखेंगे दोस्तों, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो ना ही अम्ल होते हैं ना ही क्षार होते हैं, इसको उदासीन होते हैं, जैसे कि जल। ठीक है, और जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी प्लस में, ठीक है, 7 से प्लस होती जाएगी, वो क्षार होंगे। क्या होंगे दोस्तों? क्षार। और 7 से जिसकी कम होगी, 7 से कम होगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो एसिड होंगे, अम्ल होंगे दोस्तों। ठीक है, तो जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो उदासीन होता है। ठीक है, वो ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से प्लस ज़्यादा हो जाती है, 8, 9 या जो भी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो क्षार होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्षार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? NaOH, KOH, CaOH2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अम्ल। तो ये कुछ अम्ल हमने ले रखे हैं जो सिलेक्टेड है, जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। जैसे ये एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल की बात करें तो फार्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। सैट्रिक अम्ल आपका नींबू संतरा में पाया जाता है। और बात करें लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है आपके पालक में, किसमें पाया जाता है? पालक में। और एस्कैर्बिक अम्ल जो होता है, एस्कैर्बिक अम्ल जिसको कौन सा? एस्कैर्बिक अम्ल नहीं, एस्कैर्बिक अम्ल जो है आंवला और साइट्रिक फल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टैट्रिक अम्ल। टैट्रिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। ये अम्ल हो गए। उसके बाद अगर क्षार की बात की जाए दोस्तों, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये एक क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड जो किसमें? चूने के पानी में पाया जाता है। ठीक है, उसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कांच साफ करने के लिए होता है। ठीक है, मार्जक। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीज में पाया जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा? तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होते हैं दोस्तों? तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होते हैं दोस्तों? तनु अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनमें एसिडिक बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब जिनका पीएच वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे 1 या 2। जिनकी पीएच वैल्यू कम होती है वो तनु अम्ल होते हैं, और जिनकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है वो सांद्र अम्ल होते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए, जो ऐसे एसिड जिनमें पानी की मात्रा कम होती है वो तनु अम्ल होते हैं, और जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो सांद्र अम्ल होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्साइड किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? किसी तत्व एवं ऑक्सीजन से बने हुए को क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय और भास्मिक। ठीक है, तो अम्लीय किसे कहते हैं? धातुओं और ऑक्सीजन से बने हुए ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो धातु और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देते हैं हमारी धातु है कि कार्बन है, ठीक है, और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल में अगर इसको मिला दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा? कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा आपका। क्या बनेगा? कार्बोनिक अम्ल। और ये कि अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, अगर क्षारीय ऑक्साइड की बात करें दोस्तों, क्षारीय ऑक्साइड की बात करें तो धातुओं और ऑक्सीजन के सहयोग से बने ऑक्साइड, जैसे
धातुओं और ऑक्सीजन के सहयोग से बने ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अब अम्ल आपका ख़त्म हो गया दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट करते हैं वस्त्र। वस्त्र से, ठीक है, रेशे से वस्त्र तक, रेशे से वस्त्र तक, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो जंतव रेशे किसे कहते हैं? तो जंतव रेशे भी दोस्तों वो होते हैं, ऐसे रेशे होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जैसे भेड़, बकरी या ऊँट, इनसे जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो जंतव रेशे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भेड़ के रेशे से ऊन से संबंधित संस्थित करने के लिए विभिन्न चरण। हाँ, भेड़ से जो ऊन निकाली जाती है उसके जो चरण हैं वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, भेड़ों से बाल की क्या है, कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन किया जाता है, उसके बाद छटाई करते हैं, उसके बाद कताई, फिर रंगाई, फिर ऊनी धागा, वो उसके बाद धागा बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपका प्रोसेस है। इसमें अभिमार्जन दोस्तों क्या होता है? अभिमार्जन होता है जो भेड़ों से ऊन की कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद दोस्तों इसको साफ़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि गंदगी साफ़ करते हैं, उसको अभिमार्जन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी है आपका, अभिमार्जन क्या है। तो कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। इस क्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। तो ऊन किसे कहते हैं? और उन जंतुओं के नाम बताएं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। तो सामान्यतः भेड़ की त्वचा से प्राप्त बाल मुलायम होते हैं, ठीक है। इसके भेड़ से जो प्राप्त बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं। इसके अतिरिक्त भेड़ के अर्थ याक, ऊँट, बकरी आदि से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो ऊन प्राप्त करने की जो भारतीय नस्लों की भेड़ें हैं उनके कुछ नाम हैं, वखरताल, रामपुर, मुसयार, नाली, होई, मरखंडी, पटनवाड़ आदि, ठीक है। वर्णनात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो वर्णनात्मक प्रजनन से क्या समझते हैं दोस्तों? ठीक है, वर्णनात्मक प्रजनन, भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए जनन के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णम कहते हैं, ठीक है। इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना क्यों आरामदायक होता है? क्योंकि ऊनी वस्त्र में दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, एयर रहती है, कपड़े के अंदर एयर रहती है जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है, जिससे हमें सर्दी नहीं लगती है और हमें शरीर को आराम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों में से प्राप्त रेशम के नाम लिखिए, ठीक है। तो टासस रेशस, मूंगा रेशस, कोसा रेशस, एरी रेशस। नेक्स्ट है दोस्तों, सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर दोस्तों रेशम से जो जिन कीटों से रेशम प्राप्त होता है उन कीटों की खेती करने को ही सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो रेशम किससे प्राप्त होती है? रेशम जो है, रेशम कीट के कोकून से प्राप्त की जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं रेशम जो कीट होता है उसका जीवन चक्र क्या होता है। देखो, ये हमने एक डायग्राम ले रखा है यहाँ पे, जिसमें ये रेशम का बैक्स कीट है, ठीक है। ये रेशम का बैक्स कीट है। यहाँ पे इसके अंडे हैं, अंडे के बाद ये लार्वा बनता है, ठीक है। लार्वा के बाद ये प्यूपा, प्यूपा से जब कोकून बन जाता है दोस्तों, इसको क्या करते हैं, इसको गर्म पानी से इसको गर्म किया जाता है पानी में, ठीक है। इसको लगभग 95 डिग्री के आसपास गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद
इससे जो है रेशम निकाली जाती है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेशम का आविष्कार सबसे पहले किस देश में? सबसे पहले रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक है? हाँ, देखो पहले मैंने बता रखा है आपको, जिससे कि रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व भी कोकून को एकत्र करके उसे उबलते पानी में किसे 95 से लेकर 97 डिग्री तक 10 से 15 मिनट के लिए डाला जाता है। इसके बाद कोकून को चारों ओर से लपटे, कोकून के चारों तरफ जो रेशे लपटे होते हैं वो उनको निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये कोकून से रेशे प्राप्त करके रेशम प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम की रीलिंग से आप क्या समझते हैं? रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। मतलब कोकून से जो है रेशम निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। ठीक है, सोटस रोग किस प्रकार होता है? तो सोटस रोग दोस्तों ये जिन जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं उनकी रेशों की जब छटाई करते हैं, जैसे भेड़ वगैरह, इनमें क्या होता है, इनमें एंथ्रेक्स नामक एक जीवाणु होता है, वो उससे व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। ठीक है, उनसे संक्रमित व्यक्ति में सोटस नामक रोग हो जाता है। अगर बात की जाए भेड़ों की संख्या की दृष्टि में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान दोस्तों इसमें तीसरा है। पहला स्थान किसका है? चीन का, और दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, और तीसरा स्थान भारत का है। ठीक है, विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट किन पेड़ों पर पाले जाते हैं? तो रेशम कीट मोस्टली दोस्तों जो है ना शहतूत पर पाले जाते हैं। इसके अलावा अरंडी और ओक पे भी इसको पाल सकते हैं। नेक्स्ट है, कोया या कोकून किसे कहते हैं? तो रेशम के कीड़ों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद होता है। ठीक है, इस प्यूपा युक्त गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? कोया या कोकून कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन तथा रेशम के दो उपयोग बताएं। तो ऊन से क्या स्वेटर कंबल बनाए जाते हैं, जबकि रेशम से रेशमी वस्त्र और पैरासूट बनाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा रेशे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पदार्थ की रचना एवं प्रकृति। क्या है दोस्तों? पदार्थ की रचना एवं प्रकृति। तो पदार्थ क्या है दोस्तों? पदार्थ वह है जो स्थान घेरते हैं, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से मतलब छू के देखकर हम लगा सकते हैं कि यह पदार्थ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस क्या होते हैं दोस्तों? ठोस वो पदार्थ होते हैं जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मेज, कुर्सी, ईंट, अलमारी, चाकू आदि। ठीक है, और द्रव क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं जिसका आकार निश्चित नहीं होता है दोस्तों, जिसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। आकार आप जिसमें द्रव को भर दोगे उसी का आकार ले लेगी। ठीक है, जैसे जल, दूध, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए गैस, तो दोस्तों गैस ये है जिसका ना तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तत्व क्या है दोस्तों? तत्व क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तत्व क्या है? ठीक है, तो तत्व का वह पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया व अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, तत्व क्या है? एक पदार्थ है और पदार्थ का वो रूप है जिसको डिवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, तत्व को और ज़्यादा तोड़ा नहीं जाता, बल्कि तत्व ही मिलके पदार्थ बनाते हैं। ठीक है,
तो तत्व का क्या है, विभाजन नहीं किया जा सकता है सिंपली, जैसे लोहा, तांबा, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व के एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? यौगिक। बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण क्या है? ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक एक अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। जैसे शरबत एक मिश्रण है किसका? चीनी जल का। ठीक है, चीनी जल का मिश्रण क्या है? शरबत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु क्या है दोस्तों? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के अवयवी कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात की जाए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनकी खोज किसने की थी दोस्तों? दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है दोस्तों? आपको एक बार बता देता हूँ। इसके लिए आप लिखो ईंट पर नाच। ठीक है दोस्तों, तो ईंट से आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, और टा से हो गया टॉमसन। टॉमसन, ठीक है। पर से हो गया दोस्तों आपका प्रोटॉन। क्या हो गया? प्रोटॉन। और रा से हो गया रदरफोर्ड। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी खोज, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और ये नाच का एन से आपकी हो जाएगी न्यूट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाँ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चार्डविक ने। चार्डविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अणु क्या है? क्या दोस्तों? अणु क्या है? परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जबकि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये दोनों में एक डिफरेंस है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के अवयवी कणों को, देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, क्या कारण है कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है? जो द्रव पदार्थ जो होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है दोस्तों? क्योंकि जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके जो अणु होते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है आपस में, वो बॉन्ड काफ़ी दूर दूर होता है, जिसकी वजह से ये इनका आकार निश्चित नहीं होता। वहीं अगर ठोसों में बात की जाए तो ठोसों की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी जटिल होती है, काफ़ी पास पास होती है, जिसकी वजह से ठीक है इनका आकार निश्चित होता है ठोसों का, और द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? तो पदार्थों को उनको सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहा गया है? वर्गीकरण कहा गया है। उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करने को वर्गीकरण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी क्यों होता है? दोस्तों जल से भरे गिलास में जल भरा होने के कारण उसका भार अधिक होता है, जबकि खाली गिलास में जल नहीं होने के कारण वो हल्का होता है। वो सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई इत्र की बोतल खोलता है तो उसकी गंध सारे कमरे में फैल जाती है। जब हम इत्र की कोई सेंट की बोतल को खोलते हैं तो उसकी जो गंध होती है, सुगंध होती है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्योंकि जो इत्र होता है दोस्तों वो एक गैस की अवस्था में होता है, और गैस की अवस्था में होने के कारण वो पूरे आपके कमरे में फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव? तो सभी तत्वों को किसमें वृत्ताकार रखने का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? जॉन डाल्टन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सुझाव दिया तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए? ठीक है। तो तत्व का जो पहला अक्षर होगा उसका प्रतीक माना, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन, तो कार्बन का सी उसका प्रतीक माने जाएगा। ये किसने बोला था? तो जे वर्लियंस ने ये बोला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व का संकेत किन किन सूचनाओं को व्यक्त करता है? जो कोई भी तत्व है उसका जो किस किस सूचना को व्यक्त करता है दोस्तों? जैसे तत्व का नाम और तत्व का एक परमाणु। ठीक है। प्रत्येक प्रतीक, जैसे प्रतीक एच, ये किसका है? हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का एक परमाणु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है? तो रासायनिक तत्व जो है उनके प्रतीक जो यूज करते हैं उनका लाभ क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से हमें रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में क्या आसानी होती है? जो अभिक्रिया दर्शाने में होती है, रिएक्शन दर्शाने में आसानी होती है, जिससे ये पता चलता है कि अभिक्रियाओं में तत्व कितने हैं और परमाणु कितने हैं। ठीक है। तत्व और परमाणु की संख्या पता चल जाती है हमें। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तत्व के अणुसूत्र से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणुसूत्र या संक्षेप में क्या सूत्र बोलते हैं? ठीक है। तो यौगिक का अणुसूत्र किसे कहते हैं? परमाणुीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है किसी यौगिक में ए अणु में किस तत्व में कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल में अणु और ऑक्सीजन के अणु में अंतर क्या है? जल के अणु और ऑक्सीजन के अणु में अंतर क्या है? तो जल क्या है दोस्तों? H2O है। क्या है दोस्तों? H2O के अणु में हाइड्रोजन क्या है? 2 है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, जबकि ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है। तो टोटल कितने हुए? 3 हो गए। ठीक है। जबकि ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, तो इसके ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं दोस्तों? 2 अणु होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर और फास्फोरस और सल्फर के अणुसूत्र लिखिए। तो फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है P4 होता है, जबकि सल्फर का S8 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणुकता क्या होती है? किसी तत्व की एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उसकी परमाणुकता कहती है। क्या है? किसी तत्व के एक अणु में जितने भी परमाणु होते हैं उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में H2 लिखते हैं तो इसमें 2 हो गए, नाइट्रोजन में 2 हो गए, तो ये इसकी 2 क्या है? परमाणुकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व का लेटिक नाम तथा प्रतीक लिखिए। तत्व क्या है? सोडियम, इसका लेटिक नाम क्या है दोस्तों? नेट्रियम, तथा प्रतीक से क्या Na से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। बात करते हैं रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? परमाणुीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक का अणुसूत्र किन किन सूचनाओं को व्यक्त करता है? किसी यौगिक का अणुसूत्र किन किन सूचनाओं को व्यक्त करता है? उस यौगिक में एक अणु तत्व जिसका ये यौगिक बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यौगिकों के एक अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणु की संख्या, ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यौगिक में उपस्थित अणुओं की संख्या पूछी गई। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है? CaCO3
तो एक अणु ये हो गया हमारा कैल्शियम, इसमें 2 हो गए। दूसरा कार्बन हो गया, इसका 1 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन के 3 हो गए। ऑक्सीजन का 3 यहाँ पे दोस्तों ये 1 होगा, ठीक है। ये आपका कैल्शियम का 1 हो गया, ये कार्बन का 1 हो गया और ऑक्सीजन के 3 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने यौगिक हो गए? 5 हो गए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? चीनी। चीनी शक्कर का आपका रासायनिक सूत्र पूछा गया। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H22O11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है? सोडियम NaHCO3, ठीक है। तो Na से क्या हो गया? आपका सोडियम हो गया, Na से सोडियम हो गया, ठीक है। और H से हाइड्रोजन हो गया दोस्तों। और C से आपका क्या हो गया दोस्तों? कार्बन हो गया। C से कार्बन हो गया और O से ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। तो किसके? ये इनके संकेत दिए हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। किसके? F से क्या होता है? फ्लोरीन, Al से एल्युमिनियम, Cu से कॉपर, Fe से फारस आयरन, ठीक है। K से पोटेशियम होता है, Ag से सिल्वर, Au से गोल्ड होता है और Hg से मरकरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़नीय है? तो कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़नीय है? गैसीय अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्ल क्षार तो हम पढ़ चुके थे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये भी रहेगा सूचक, जिसमें आपकी तो सूचक क्या है दोस्तों? अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के प्रयोग में लाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जिससे हमें ये पता चले कि कौन सा हमारा अम्ल है, कौन क्षार है, ठीक है। इनको पता करने के लिए जिन पदार्थों का यूज़ करते हैं वो सूचक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलिन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचकों के नाम। प्राकृतिक रूप में लिटमस, हल्दी और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। नेक्स्ट क्या? उदासीनीकरण क्रिया क्या है? जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन गिराया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। क्या होता है? जब किसी एसिडिक में हम इसको बेस को मिलाते हैं तो वो उदासीन हो जाता है मिलके, ठीक है। उसका pH मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लवण। लवण क्या है दोस्तों? अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण प्रक्रिया में जल के अतिरिक्त बने अन्य पदार्थ को लवण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार को हम मिलाते हैं, मिलाने से जो पदार्थ बनता है वो क्या? लवण कहलाता है, ठीक है। अम्ल और क्षार से मिले हुए पदार्थ को लवण कहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जल, जल को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपका। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH आपका एक क्षार है। जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है जो कि लवण होता है, ठीक है, और पानी निकलता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बनता है यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड, जो ठीक है, जो कि नमक का सूत्र है ये दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है? अम्ल को तनु बनाते समय क्या सावधानी? अम्ल को तनु बनाते समय क्या सावधानी? अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पात्र पानी से लेकर फिर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना चाहिए, ठीक है। अम्ल को पहले पात्र नहीं डालना चाहिए पानी, ठीक है।
नेक्स्ट है नींबू के रस में कौन सा, ये पहले देख चुके हैं। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है, इमली और कच्चा आम में टैट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन चारों इनका रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है। फिर किसका, NaCl। NaCl आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। AgNO3 क्या होता है दोस्तों, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। NaAgCO3 सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं Na2SO4 क्या होता है, ये सोडियम सल्फेट होता है। और ये COSO4 कॉपर सल्फेट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इससे परिवर्तन पर पुनः भौतिक परिवर्तन वो होते हैं दोस्तों जिसमें परिवर्तन होने पे पदार्थ का आकार मतलब रूप बदल जाएगा और बाद में वो दूसरी अपनी पुनः अवस्था में आ सकता है, उसको लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। बर्फ़ का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ को पिघलने के बाद पानी बनता है, पानी को हम दोबारा बर्फ़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जो एक बार परिवर्तित होने के बाद उनको हम दोबारा पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है आपका, दूध से दही बनना, ठीक है। जब दही एक बार बन जाएगा तो उसे दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। वैसी तरह कागज़ का जलना, ठीक है। नेक्स्ट है रात में जुगनू चमकता है, क्यों चमकता हुआ दिखाई क्यों देता है। रात में जुगनू का चमकता हुआ दिखाई देना जुगनू के पेट में उपस्थित होता है, क्या होता है दोस्तों, ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ एक होता है। इसमें ATP, मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन की परस्पर रासायनिक क्रिया के कारण, ठीक है, ये चमकने लगता है दोस्तों। जूते की पॉलिश से चमकना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो जूते की पॉलिश का चमकना दोस्तों ये एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम के तार के टुकड़ों को मोमबत्ती की लौ से पूरा जलाने के बाद शेष बचा पाउडर किस रंग का होता है, तो शेष बचा हुआ जो पाउडर होगा वो वाइट कलर का होगा दोस्तों, सफ़ेद होगा। नेक्स्ट है चूने का ताज़ा रंगहीन पानी कुछ देर बाद किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो चूने का पानी जो है, ताज़ा पानी, कुछ देर फूंक मारने के बाद, अगर उसमें कुछ देर फूंक मारेंगे तो वो किस रंग का हो जाता है दोस्तों, ये दूधिया कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के परिवर्तन में बाद पदार्थ की आणविक संरचना को परिवर्तित हो जाती है, तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा जिसमें उसकी आणविक संरचना परिवर्तित हो जाती है, तो दोस्तों वो रासायनिक परिवर्तन होगा। साइट्रिक अम्ल के क्रिस्टल की आकृति किस प्रकार की होती है, तो इसकी तारे की तरह होती है, आकृति तारे के समान होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों, फोटोक्रोमेटिक चश्मे का धूप में रंग हो जाना किस प्रकार का परिवर्तन है, दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में अंतर को 4 उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो दोस्तों मोमबत्ती का पिघलना जमना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का क्या है, पिघल के जम जाना, ये तो एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है फिटकरी के रखे क्रिस्टल का फैक्ट्री के
क्रिस्टल का बढ़ना फटकरी के क्रिस्टल का बढ़ना भौतिक परिवर्तन है, जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना रासायनिक परिवर्तन है। चीनी का घोल में बना शरबत मीठा, ये चीनी और जल का जो घोल है वो भौतिक परिवर्तन है, जबकि चीनी का जलकर कड़वा हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है गर्म करने पर लोहे का लाल हो जाना मतलब भौतिक परिवर्तन है, जबकि जंग लगना, लोहे के हम जब गर्म करेंगे तो वो लाल हो जाता है गर्म करने पर, वो क्या है भौतिक परिवर्तन। ठंडा करोगे पुनः अपनी स्थिति में आएगी, जबकि लोहे पर अगर जंग लग जाती है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने पर लोहे को पुनः उस पूर्वावस्था में नहीं ला सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जबकि सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया होती है? क्या सोडियम को जल से मिलाया जाता है? तो दोस्तों सोडियम Na और जल को H2O को हमने मिला दिया तो क्या बनाया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोहे व गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना एवं मिश्रण को गर्म करना फिर किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे एवं गंधक के चूर्ण को मिक्स करना तो भौतिक परिवर्तन है, जबकि इसको मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन है, उसको गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका दोस्तों, ये हमारा वादा है आपसे। अगर वीडियोस को आप अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट है काली चूने का जल में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो काली चूने का जल में घुलना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। चीनी के जलने से प्राप्त पदार्थ क्या कैरोमल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? तो जलीय विलयन दोस्तों कड़वा आता है। चीनी को जो जला देते हैं जो शेष बचता है उसको कैरोमल बोलते हैं और वो स्वाद में कड़वा होता है। नेक्स्ट ऊष्मीय अवशोषित होने पर दो परिवर्तन दीजिए। कौन सा? पानी में नौशादार ग्लूकोज जीव पर रखने पर ऊष्मित हो जाता है। पानी में क्या है नौशादार और ग्लूकोज को जीव में रखने पर। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलीकरण क्या है दोस्तों? तो किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, ये एक प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर से दोस्तों 2 से लेके 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपके, और इसमें सुपर टेट में और आपके जूनियर शिक्षक भर्ती में तो इसमें 5 से लेके 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना बिना किसी देरी किए। ऊष्मा हीट क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोहे की एक छड़ को यहाँ पे मोमबत्ती से अगर गर्म करेंगे तो हीट का क्या है, यहाँ पे गर्म होके धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती जाएगी और धीरे धीरे पूरी छड़ को गर्म कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट ऊष्मा की मात्रा किन किन कारणों पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा की जो मात्रा है वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर और विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ को निश्चित ताप पर गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मीय गणना का सूत्र क्या है दोस्तों? तो क्या है, Q होता है ms/ΔT। ठीक है, तो यहाँ पर Q क्या है दोस्तों, ऊष्मा की मात्रा है, और m पदार्थ है आपका, और S जो है विशिष्ट ऊष्मा है आपकी, और T है जो आपकी तापांतर टेम्परेचर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का मात्रक दोस्तों जूल और कैलोरी दोनों ऊष्मा के मात्रक हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा के मात्रक जूल और कैलोरी में संबंध क्या? तो एक कैलोरी बराबर होता है दोस्तों 4.18 जूल। एक कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.18 जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक कैलोरी किसे कहते हैं? 1 ग्राम जल का ताप क्या है? 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक अर्थात 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। ठीक है। 1 ग्राम जल की मात्रा का जो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा की मात्रा होती है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापी या थर्मोमीटर क्या है दोस्तों? वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है उसका सही ज्ञान करने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र यूज करते हैं जिसको थर्मोमीटर कहते हैं, जिससे हम अपने बॉडी का भी टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, शरीर का ताप नापने के लिए किस थर्मामीटर को प्रयोग करते हैं? तो शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ताप का मात्रक लिखिए। तो ताप जो टेम्परेचर के मात्रक होते हैं दोस्तों, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। दोस्तों यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन ये 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 100% क्वेश्चन आएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है। तो हम बात करते थे टेम्परेचर के मात्रक की। तो टेम्परेचर के मात्रक केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन को हम के से, डिग्री सेंटीग्रेड को इस तरह और फ़ारेनहाइट को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या है? तो उसके लिए दोस्तों ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, आप किसी एक को याद कर लो। C/100 इजकल टू F-32/180। ठीक है। इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान क्या होता है? अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करी जाए तो 37 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट में वही आपका हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। ठीक है। तो पारे का जो तल है आपका दृष्टि आंखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए। थर्मामीटर किसी कठोर वस्तु से टकराना नहीं चाहिए। ठीक है। थर्मामीटर का प्रयोग करते समय वाल्व को हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। आपका वाल्व हाथों से पकड़ोगे तो थर्मामीटर आपके हाथ गर्म हो। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर प्रयोग मनुष्य के शरीर के तापमान को हल्का के अलावा किसी अन्य का नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग कहीं और नहीं करना चाहिए बॉडी के टेम्परेचर के नापने के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। इसको निकालने का फार्मूला ये है, यस जो आपको ऊपर दे रखता है सेम वही फार्मूला, यस इजकल टू Q/m इंटू डेल्टा टी। ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है ऊष्मा का संचारण किसे कहते हैं? ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? तो ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है।
तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, उसको ऊष्मा संचरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा संचरण किस कारण होता है? तो ये दाब के कारण होता है। दाब का जो वो ताप का जो टेम्परेचर का जो अंतर होता है उसकी वजह से होता है। जैसे कि हमने बताया ये हमारा एक लोहे की छड़ है, ठीक है, इसको हम अगर यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और यहाँ इस सिरे का टेम्परेचर कम होगा, तो धीरे धीरे ये यहाँ से यहाँ की ऊष्मा इधर ट्रांसफ़र होती जाएगी, ठीक है। इसी को ऊष्मा संचरण कहते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये ताप का अंतर, अगर ताप बराबर हो, जैसे जितना हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं उतना ही यहाँ पे और हर जगह गर्म करें, तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगी, हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दोस्तों, ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियाँ? तो ऊष्मा के संचरण की चालन, संवहन और विकिरण 3 विधियाँ होती हैं। तो चालन विधि जो होती है, चालन विधि का प्रयोग कहाँ होता है? तो चालन विधि का ठोसों में होता है दोस्तों। और संवहन का बात करें तो ये द्रवों में होता है। और विकिरण जो होती है वो विकिरण की ऊर्जा, विकिरण विधि के द्वारा ही जो है सूर्य की ऊर्जा जो है पृथ्वी पर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संरक्षण। हाँ, तो अभी हमने बात की ठोसों में क्या है, चालन विधि से होता है। और ऊष्मा संचरण किस विधि का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? किसमें माध्यम की, हाँ, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सनलाइट, ठीक है, पहले बताया था आपको। दैनिक जीवन विकिरण का उपयोग, दैनिक जीवन में आग अथवा विद्युत हीटर के सामने बैठने पर गर्म महसूस होता है। आग अथवा विद्युत हीटर की ऊष्मीय ऊष्मा विकिरण द्वारा बिना किसी स्थान पर गर्म किए सीधे हमारे आसपास फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, यदि आधा लीटर जल और आधा लीटर सरसों के तेल समान मात्रा में ऊष्मा दी जाए तो इनमें से किसमें टेम्परेचर अधिक वृद्धि होगा? तो दोस्तों आधा लीटर जल और आधा लीटर सरसों के तेल को समान मात्रा में ऊष्मा दें तो सरसों के तेल ताप में वृद्धि अधिक होगी, क्योंकि सरसों का जो तेल की विशिष्ट ऊष्मा है जल के तेल की विशिष्ट ऊष्मा से कम होती है, ठीक है। इसीलिए सरसों का तेल जो है जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समान द्रव्यमान वाले 2 अलग अलग पदार्थों कौन कौन से ए बी को समान ताप पर गर्म करने में उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ए की विशिष्ट ऊष्मा बी के विशिष्ट ऊष्मा से कम है। तो दोस्तों इसी पे आधारित हमारा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। पदार्थ ए की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण उसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है वो देर में गर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों गैसों में संवहन का संचरण, ऊर्जा का संचरण मुख्यतः किस विधि? तो ये ऊष्मा का संवहन द्वारा होता है दोस्तों। सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में ऊर्जा का संचरण सुगमता पूर्वक होता हो उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है वो सुचालक कह जाते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, पारा आदि। और कुचालक क्या होते हैं दोस्तों? जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचालन सुगमता से नहीं होता है उसमें उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो ऊष्मा का कुचालक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे लकड़ी, एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे देखो दोस्तों, लकड़ी, कांच, कागज, ऊन, वायु आदि। तो ये ऊष्मा के कुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि धातु की केतली के हत्थे पर बेत का आवरण चढ़ाया जाता है? तो धातु की जो केतली होती है उसमें बेत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? एक मिनट,
क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था दोस्तों हमारा। धातु की केतली पर बेंत का आवरण इसलिए चढ़ा जाता है क्योंकि बेंत ऊष्मा का कुचालक है। बेंत क्या है? ऊष्मा का कुचालक है, जिसमें केतली गर्म होती है और अगर उसमें बेंत लगा देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो हत्था होता है वो गर्म नहीं हो जाएगा और हमारी उंगलियों में ऊष्मा नहीं आएगी। ठीक है, हमें गर्म नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए उसके चारों तरफ कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी का बुरादा अथवा ऊनी कपड़ा लपेट देना चाहिए, जिसमें ऊष्मा का संरक्षण नहीं होगा और बर्फ़ हमारी पिघलेगी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय कौन सी भौतिक राशि निहित रहती है? पदार्थ की अवस्था जब परिवर्तित होती है कौन सी भौतिक राशि निहित रहती है? तो वो है आपका टेम्परेचर, ताप। ऊर्ध्वपतन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपतन क्या होता है दोस्तों? ऊर्ध्वपतन वो क्रिया है जिसमें ठोस जो है, ठोस को सीधा ही ठोस से वो गैस में बदल जाता है, बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपतन कहलाती है। जैसे कुछ ऐसे पदार्थों को जो ठोस अवस्था में से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, ऐसे ऊर्ध्वपतन कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे कपूर और नौसादर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गलनांक क्या है? तो गलनांक क्या है? गलनांक टेम्परेचर वो होता है जिस डिग्री पर पदार्थ मेल्ट होने लगता है, गलने लगता है, वो टेम्परेचर को गलनांक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे बर्फ़ क्या है? बर्फ़ का गलनांक कितना है दोस्तों? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे बर्फ़ जो है मेल्ट होने लगती है और 0 से जैसे कम होगा बर्फ़ जो है ठोस अवस्था में आने लगती है। क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक वो टेम्परेचर है जिस अवस्था पर कोई द्रव जो है वो खौलने खौलने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वाष्पन। वाष्पन किसे कहते हैं दोस्तों? दोस्तों किसी द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। कोई भी द्रव है, द्रव से जैसे वाष्प बनता है उस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे आपका पानी है, पानी को गर्म करने पर वो वाष्प बन जाता है, तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? जब पदार्थों को गर्म किया जाता है तो पदार्थ गर्म ऊष्मा पर अगर फैलता है पदार्थों के, इस गुण को क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार, गर्म करने पर पदार्थ फैल जाता है, इसको ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है। ठोसों में प्रसार, ठीक है, ठोसों में प्रसार, द्रवों में और गैसों में प्रसार। नेक्स्ट बात करते हैं, रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच गैप क्यों रखा जाए? ये उसमें प्रसार के कारण ही उनमें गैप रखा जाता है, जिससे कि गर्मियों की समय में पटरियों उसमें प्रसार के कारण पटरियों की लंबाई बढ़ जाती है और वो तिरछी ना हो जाए। ठीक है, इसके कारण इनमें दोनों में गैप रखा जाए। जैसे ये पटरी पड़े, इसका एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, तो यहाँ पे जब जॉइंट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे? द्रवण से क्या आप क्या समझते हैं? जल वाष्प का ठंडा होकर द्रव में बदल जाना, बदलने की क्रिया को द्रवण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये ठोस, ठोस को क्या हमने गर्म किया, गर्म करने से ये द्रव बन गया। जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव को गर्म करने पे ये गैस बन जाता है। उसी प्रकार गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो द्रव बनेगा, और द्रव को भी और ठंडा कर देंगे तो वो ठोस बन जाता है। ठीक है। ये तो ठोस। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का
ऊष्मा का क्या प्रभाव, किसी पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर सामान्य रूप से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। क्या, पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है, पदार्थ में प्रसार होता है, पदार्थ की अवस्था में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दो फंसे हुए गिलास को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। जब से दो गिलासों के एक दूसरे को फंसा के रख दिया जाए और निकल नहीं रहे तो कैसे निकालें। दो फंसे हुए गिलासों को निकालने के लिए उनको गर्म करते हैं, ताकि गर्म होने पर गिलास में प्रसार हो जाता है और वो निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा न्यूमेरिक क्वेश्चन है, जो कि हमने ऊपर एक फार्मूला बताया था, फार्मूला बेस ये। इसमें क्या है, 98.6 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है C/9 = F - 32/9। ठीक है, इस फार्मूले में हमें क्या है, यहाँ पे F दे रखा है, तो F की वैल्यू पुट कर देंगे, C की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो F की जगह पे हमने 98.6 रख दिया है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमें दोस्तों C की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो कि 37 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान पदार्थ के दो टुकड़ों के द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम। पदार्थ के टुकड़े समान हैं मगर उनका द्रव्यमान समान नहीं है। एक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, दूसरे का 4 किलोग्राम है। समान ऊर्जा देने पर उसका ताप बढ़ेगा। ठीक है, तो समान ऊर्जा देने में क्या होगा दोस्तों, क्योंकि 2 किलोग्राम का जो टुकड़ा है उसका टेम्परेचर अधिक रहेगा, क्योंकि उसके जो बॉन्डिंग है, उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से वो जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या है, 0.2 किलोग्राम द्रव्य के ताप को क्या हुआ 20 डिग्री से 70 डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितना होता है, 700 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो ये फार्मूला हमने बताया था, इसे यहाँ पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा 70 कैलोरी। ठीक है, इसी तरह एक ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना दोस्तों, वो लोग सॉल्व कर रखा है आप। उसके बाद बात करते हैं पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होता है, ये आपके दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन ख़त्म हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ बायोलॉजी की आपकी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बायोलॉजी के टॉपिक हैं आपके, जिसमें पौधों में पोषण है। ठीक है, तो सुपोषी पौधे कौन से होते हैं, ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे हमेशा हरे पौधे होते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधों का जो एक हरा कलर होता है वो उनके क्लोरोफिल के कारण से होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की हरी पत्तियां जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस क्रिया करती हैं, जिसमें वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ऑक्सीजन निकालती हैं और अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ फार्मूले से देख सकते हैं, यहाँ क्या है, ये कार्बन है। ठीक है, और कार्बन और पानी, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और हरित लवक, तो ये क्या बन गया आपका ग्लूकोज, भोजन बन गया C6H12O6, और क्या ऑक्सीजन मुक्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या क्या आवश्यकता है। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल, ये 3 चल। नेक्स्ट क्या है, परपोषी पौधे क्या होते हैं।
परपोषी पौधे वो पौधे होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद परपोषी पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषी पौधे मृतोपजीवी, परोपजीवी, सहभाजी और कीटबच्ची बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं दोस्तों। मृतोपजीवी कौन कौन से होते हैं? तो मृतोपजीवी में कुकुरमुत्ता आता है। ठीक है, जो कि एक, उसके बाद ब्रेड मोल्ड्स या राइबोबस आता है। नेक्स्ट होता है पूर्ण परजीवी की बात की जाए, पूर्ण परजीवी पौधे का उदाहरण जो पूर्णतः परजीवी है। पूर्णतः परजीवी कौन सा है दोस्तों? ये अमरबेल है, जो कि पीले कलर का होता है और पौधे के ऊपर अपना रहता है ये। ठीक है, किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहता है ये। नेक्स्ट बात की है दाल और मटर के पौधों की जड़ों की गांठ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दोस्तों ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम क्या करता है दोस्तों? ये जितनी भी दलहनी फसल होती है इनकी जड़ों में रहता है और इन जड़ों में ये क्रिया करके वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, उससे नाइट्रोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहपरजीवी पौधे का एक उदाहरण दीजिए। तो सहपरजीवी का सबसे बढ़िया उदाहरण है दोस्तों लाइकेन। लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक फंजाई का एक कम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ कवक और शैवाल का साथ साथ रहना, ठीक है, ये साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कीटबच्ची पौधे, ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण कहते हैं। दोस्तों जो कीटबच्ची पौधे होते हैं वो ऐसी ज़मीन पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? घटपर्णी, डसेरा और टिन फ्लाइट ट्रैप। ठीक है, कीटबच्ची पौधों कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? हाँ, कीटबच्ची पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं नाइट्रोजन की कमी होती है और कमी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अंतिम उत्पादन का। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, इसका अंतिम उत्पादन क्या होता है दोस्तों? तो इसमें प्रक्रिया में क्या अंतिम उत्पादन ग्लूकोज क्या बनता है? ग्लूकोज, शर्करा और ऑक्सीजन। पत्तियों में बना भोजन पौधों के विभिन्न भागों में किस रूप में संचित रहता है? तो ये मंड के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। पत्तियों का हरा रंग किसके? तो पर्णहरित, जिसको क्या क्लोरोफिल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संबंध को क्या कहेंगे जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग कर और दोनों लाभान्वित होते हैं? उनको सहजीवन कहेंगे, साथ साथ जीना बिना किसी को हानि पहुंचाए। ठीक है, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव को क्या कहलाते हैं? अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीवों को परजीवी कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? जो भोजन सड़े गले पदार्थ मृत कार्बन, ये मृतोपजीवी होते हैं दोस्तों। पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग द्वारा पोषण से जल व खनिज ये चूस्कांग द्वारा। ठीक है, चूस्कांग द्वारा। अब बात करते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जंतुओं में पोषण, पहले तो पोषण किसे कहते हैं? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके और इसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया? तो पोषण की प्रक्रिया को दोस्तों विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण अथवा आर्त ग्रहण, उसके बाद पाचन। तो पाचन किसे कहते हैं? जटिल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों के घुलन एवं सरल एवं घुलन खाद्य पदार्थों में टूटना, परिवर्तन करना, पूरे क्रम को पाचन करना है। ठीक है, तो यहाँ पाचन तंत्र थोड़ा दे रखा है, इसको देख लेते हैं दोस्तों क्या है इसमें।
ये हमने एक फ़ोटो ले रखा है, इसमें क्या है दोस्तों, पाचन जो दोस्तों हमारा वैसे तो स्टार्ट हो जाता है मुख से ही, ठीक है, मुख गुहा से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारा ग्रसनी से होता हुआ पाचन हमारे आमाशय में आ जाता है। आमाशय में एक आपका एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमारा भोजन अम्लीय हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हमारा भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है, नहीं, यहाँ से भोजन हमारा छोटी आंत में पहुँचता है पहले, ठीक है, छोटी आंत में पहुँचेगा और छोटी आंच में ही भोजन का हमारा पूर्णतः जो है पाचन हो जाता है। जो भोजन का पाचन जो है हमारा मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। और पानी का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, वो हमारा बड़ी आंत में होता है पानी के बाद, ठीक है। अब पाचन होने के बाद क्या होता है, जो अपशिष्ट बचता है वो गुदा के द्वारा बाहर दिया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों ये जो आप अंदर जो देख रहे हैं, यहाँ जो इसके अंदर ये भोजन रहता है, इसमें एक पतली सी नाल होती है, उसको अंधनाल बोलते हैं, नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा है, आहार नाल के प्रमुख भाग तो कौन कौन से, मुख गुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, मलद्वार, ठीक है, ये विभिन्न भाग हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्या पूछा है दोस्तों, मनुष्यों के दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या काम होता है। तो इनके कृंतक, रदनक, चर्वणिक और अर्धचर्वणिक और चर्वणिक 4 प्रकार के होते हैं। जो कृंतक होते हैं, कृंतक दांत जो होते हैं दोस्तों, ये काटने का कार्य करते हैं। कृंतक क्या काम करते हैं दोस्तों, काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। कृंतक काटने का कार्य करते हैं और रदनक जो है वो फाड़ने का कार्य करते हैं, जबकि अर्धचर्वणिक जो है पीसने और चबाने का कार्य करते हैं और चर्वणिक पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। जो दोस्तों से सामने के ये मैंने जबड़ा ले रखा है, हाफ जबड़ा है, सामने के ये 2 दांत होते हैं वो आपके कृंतक होते हैं। उसके बाद एक दांत यहाँ पे जो होता है वो आपका रदनक होता है। उसके बाद 2 जो होते हैं वो आपके अर्धचर्वणिक होते हैं और लास्ट के जो 3 होते हैं वो आपके चर्वणिक होते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है। तो शरीर में जो सबसे कठोरतम है दोस्तों वो है हमारा एनामेल, ठीक है। दोस्तों आपने हमारा अगर शिक्षक भर्ती का सीरीज़ देखा होगा तो आपको पता होगा, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन ले रखा है कई बार, ठीक है। तो सीरीज़ ज़रूर देखते जाएं दोस्तों। ये वीडियो तो हमारा मैराथन क्लास रहेगी, बाकी सीरीज़ ज़रूर देखें दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो दांतों के ऊपरी जो परत होती है वो एनामेल की बनी होती है, वो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्या है, रोटी को ज़्यादा देर तक चबाने से वो मीठी क्यों लगने लगती है। तो दोस्तों हमारा जो लार होती है, लार में क्या होता है, टायलिन नामक एक एंजाइम होता है। ये रोटी को कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट को किस में, ग्लूकोज में बदल देता है, इसलिए हम अधिक चबाने पर रोटी मीठी लगने लगती है। तो बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, ये पेप्सिन करता है दोस्तों। दूध को दही कौन सा एंजाइम प्रवृत्ति करता है, रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अग्नाशय की दीवारों में कौन सा रस रहता है, तो जठर रस निकलता है अग्नाशय में, ठीक है। नेक्स्ट है अमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य क्या है। अमाशय में जो स्रावित अम्ल होता है HCl जिससे मैंने बात की थी, उसका क्या काम है। इसका काम है भोजन को अम्लीय बना देना, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवा जो है कीटाणु है उनको नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों को भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो मनुष्यों का भोजन का पाचन मैंने बताया था आहार नाल में होता है दोस्तों, ठीक है।
अगर ये पूछा जाए स्टार्ट कहाँ से होता है तो मुख्य गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। होता कहाँ है फूटता, वो आपका आहार नाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आहार नाल के किस भाग तक पहुँचने में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो आहार नाल में छोटी आंत में होता है। ठीक है। स्वंगीकरण प्रक्रिया क्या है? अब शोषण के बाद बचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य क्रियाओं में कोई संचलन हेतु किया जाता है। इसको ही क्रिया को स्वंगीकरण कहते हैं। ठीक है। तो पोषण की प्रक्रिया में पूर्ण होने में चरण जो क्या है, अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, अवशोषण, स्वंगीकरण, उसके बाह्य निश्चरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, छोटी आंत से निकलने के बाद पाचक रसों के नाम लिखिए। छोटी आंत से जो निकलते हैं पाचक रस कौन से हैं दोस्तों? तो पित्त रस है और दूसरा अग्नाशय रस है। बाह्य क्षेपण की प्रक्रिया क्या है? बचा हुआ अवशिष्ट भोजन मल के द्वारा बाहर निकलना है क्रिया बाह्य क्षेपण कहलाती है। रूमेन क्या है दोस्तों? रूमेन क्या है? तो दोस्तों जो हमने देखा है, गाय भैंस जो होती है हमारी, वो जब भी चारा खाती है तो चारा को खा लेने के बाद वो अपने आमाशय में इसको स्टोर कर लेती हैं। ठीक है। आपने कई बार दोस्तों देखा होगा कि जानवर जो होते हैं जब जिस समय चारा नहीं खा रहे होते तब भी वो अपना मुंह को चबाते रहते हैं। ठीक है, चलाते रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो आमाशय बस जो चारा स्टोर रहता है उसको बाद में उसको उसी को चबाते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टेर किए खाने को बाद में चबाते हैं वो। बात करते हैं भोजन। भोजन के ग्लूकोज का पाचन जंतु किस अंग में होता है? तो ये आर्धनाल या स्कीमो में होता है। कहाँ पे? आर्धनाल में। ठीक है। नेक्स्ट है रोमंथन प्रक्रिया क्या है? तो शाकाहारी जो जंतु होते हैं दोस्तों, रोमंथन तो अभी बता दिया था मैंने दोस्तों, रोमंथन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमंथन दोस्तों, वही जिसमें बताया था कि जानवर जो होते हैं शाकाहारी जानवर वो अपना भोजन जो है चारे को आमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और बाद में से चबाते रहते हैं। उसी क्रिया को क्या है? रोमंथन कहलाता है। कौन सा पदार्थ घास में प्रचुर? तो घास में क्या मिलता है दोस्तों? सेलुलोज प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों जीवों में क्या श्वसन। जीवों में श्वसन कहते हैं होता है अंतःश्वसन या निःश्वसन। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचने की क्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं या निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन से आप क्या समझते हैं? फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने को उच्च श्वसन या निःश्वसन बोलते हैं। निःश्वसन क्या होती है दोस्तों? फेफड़ों में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको बाहर निकालने की क्रिया को निःश्वसन या उच्च श्वसन बोलते हैं। श्वसन क्या होता है? ब्रीथिंग क्या होती है दोस्तों? अंतःश्वसन व निःश्वसन की प्रक्रिया संयुक्त रूप से श्वसन कहलाती है। ठीक है, ब्रीथिंग कहलाती है। सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इस क्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया लिखिए। तो श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है? अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन जो हम श्वसन लेते हैं दोस्तों, जो हम वायुमंडल से जो ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं उस सांस में हमारे वायुमंडल में क्या क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर वेपर होते हैं। उसके बाद अन्य गैसें भी होती हैं जिसमें कि नाइट्रोजन दोस्तों आपकी 78% होती है, ऑक्सीजन आपकी 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 20.03% होती है। ठीक है। जब हम ये वायुमंडल से ये गैसों को लेते हैं और लेने के बाद जब छोड़ते हैं उसमें बाकी तो नाइट्रोजन की मात्रा तो सेम रहती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं वायु से, ये उस समय क्या करते हैं जब वायु ग्रहण करते हैं फेफड़ों में, तो फेफड़ों द्वारा ग्रहण की भी वायु में भी नाइट्रोजन आपका 78% होगा और निकाली हुई भी, मगर ऑक्सीजन आपकी कम हो जाती है। ऑक्सीजन यहाँ से 4 से 5% ले ली जाती है आपकी जब लेते हैं तो 21% होती है, जब छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन आपकी
लगभग 16% रह जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, जब लेते हैं तो ये 0.03 होती है, जब छोड़ते हैं तो लगभग 4 से 5.5% होती है। ठीक है, इसमें तो ये हाँ तो क्वेश्चन हमारा था श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया लिखी। तो श्वसन प्रक्रिया बता दी वैसे, बाकी एक देख लें। श्वसन अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिकाओं से पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन क्या है, प्रत्येक जीवित कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, जिसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विघटित करती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा बनने से साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो निःश्वसन द्वारा शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो होता क्या, जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, वो हमारे फेफड़ों से पहुंच जाती है। फेफड़ों से उस ऑक्सीजन को ब्लड लेते रहता है। ठीक है, तो ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारी सेल्स में जाता है। और सेल्स में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या होता है, पानी के साथ इसका ये क्या होता है, सेल्स में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके क्रिया करते हैं, जहाँ पर कि एनर्जी और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, वापस ब्लड के साथ फेफड़ों में दे दी जाती है। ब्लड वापस ले आता है इसको और फेफड़ों को दे देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्वसन दर क्या है, तो जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है और छोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन दर करते हैं। ये एवरेज 72 होती है। 1 मिनट में 72 बार हम श्वसन लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव के श्वसन तंत्र में सम्मिलित अंगों के नाम लिखिए। तो श्वसन तंत्र में क्या है, नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वासनली और फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं स्लेम ग्रंथियाँ होती है। तो हमारी नासा द्वार होती है, यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं, इनका क्या काम है, स्लेम या स्लेम ग्रंथियों द्वारा स्रावित चिपचिपा पदार्थ होता है, जो नासा द्वार को नम एवं लाशदार बनाए रखता है, जिससे हमारी नाक जो है नमी रहती है। अतः श्वसन लेते समय वायु के साथ आए हानिकारक जो जीवाणु या धूल के कण होते हैं, वो हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं और इसे बालों में और स्लेश में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एपिग्लोटिस क्या है, इसका क्या कार्य है, तो ग्रसनी और ग्रास नली के द्वार पर, ग्रसनी और ग्रास नली द्वार पर एक पत्तीनुमा क्या है, ढक्कन लगा हुआ है, जिसे कि एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को ग्रास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, इसमें ठीक है, जैसे यहाँ ये आपकी ग्रसनी है और यहाँ से आपकी श्वास नली है। तो यहाँ पे एक आपका वाल्व लगा होता है दोस्तों, हम दोबारा दिखा देते हैं। यहाँ से आपके लिए ये श्वास नली है, ये आपकी ग्रसनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाल्व लगाता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारा ये श्वास नली का वाल्व ये इस तरह आ जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो भोजन के कण हमारे श्वास नली में ना जाए। कभी कभार तो क्या होता है, हम जब खाना, ये कार्य जो कंट्रोल करता है वो हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते समय अगर हमारा ध्यान कहीं और है तो कभी कभी क्या होता है, हमें ठसा लग जाता है। तो होता क्या है, हमारा माइंड कहीं और होने की वजह से ये कैप जो है ना, इसको श्वास नली को बंद नहीं करता है और ये जो है ना भोजन इधर चला जाता है, जिससे हमें ठसा आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन में। हाँफते समय हमारा मुंह क्यों खुल जाता है दोस्तों, जब हम दौड़ते हैं उस समय क्या होता है, हमें जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अधिक ऊर्जा के लिए हमें ऑक्सीजन की भी ज़्यादा और ज़रूरत पड़ती है। जब हम हाँफने लगते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है और हमें
हमारे जो मुंह होता है उसमें सांस लेकर हम अतिरिक्त ऑक्सीजन ले लेते हैं, जिससे कि हमारी ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, मानव में श्वसन प्रक्रिया की संपूर्ण विधि, श्वसन प्रक्रिया की संपूर्ण विधि ले लीजिए। नेक्स्ट क्या, पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं। तो पौधों में क्या होता है दोस्तों, पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जैसे स्टोमा बोलते हैं, ठीक है, या स्टोमा या रंध्र बोलते हैं। रंध्रों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का गैदान, जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, उन्हीं से ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ठीक है। जंतुओं पौधों में परिवहन जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। आज की वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, उसको 2 पार्ट में रखेंगे, नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन रह गए इसमें, इसको फिनिश करते हैं। पौधों किस प्रकार श्वसन करते हैं। तो पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, रंध्र होते हैं, इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। पौधे श्वसन क्रिया में कौन, हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रात में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। पेड़ों में रात श्वसन क्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन श्वसन के समय सांस लेने से जो बनती लेकिन सुबह के समय सांस लेने से ऑक्सीजन बनती है, वो पत्तियों के अंदर जमा हो जाती है, पत्तियों के अंदर क्या है, जमा हो जाती है, जिससे इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किया जाता है, जिस कारण से दिन में तो ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है, लेकिन रात में समय पौधों में केवल श्वसन क्रिया होती है, जिसमें वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 गैस छोड़ते हैं। ऐसे में अगर रात के बच्चों के नीचे सोएंगे तो CO2 गैस हमको मिलेगी, जो कि दूषित और हम दम घुटने लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रात में क्या होता है, पौधे जो है ऑक्सीजन नहीं लेते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं, जिससे कि हम भी कार्बन डाइऑक्साइड त्यागेंगे और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हमारा दम घुटने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उन 2 जीवों के नाम लिखिए जिनमें श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह से विसरण द्वारा होती है, ठीक है। तो श्वसन जिसमें शरीर की त्वचा से होता है उसमें जीव है अमीबा और पैरामीशियम, और ये दोनों ही दोस्तों क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है दोनों दोस्तों, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जीव का नाम लिखिए जिसमें श्वसन क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होती है। फेफड़े और त्वचा के द्वारा किसमें होती है, मेढक में। मेढक जब जल के अंदर होता है तो त्वचा द्वारा श्वास लेता है, और जब जमीन पे होता है, स्थल पे होता है, तो फेफड़े द्वारा। जलीय जंतु में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा, तो जलीय जंतुओं में जो होते हैं गिल्स के द्वारा होती है। कॉकरोच में श्वसन किसके, कॉकरोच में दोस्तों ट्रेकिया जैसे श्वसन रंध्र बोलते हैं के द्वारा होते हैं, और केंचुआ में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है दोस्तों। केंचुआ में किसके द्वारा श्वसन होता है, त्वचा के द्वारा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट्स करें, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।